जोर जोर से आवाजें लगा रही थी मैं, मुस्तफा मुस्तफा अपने शौहर से बात करो। मुस्तफा तो बेचारा इतना थका हुआ था। बेबी आने वाला है, इसमें इनसिक्योरिटी कल बुड्ढी आंटियों वाला काम किया। मेरे भी तो दिल का टुकड़ा है ये, मेरे दिल का टुकड़ा है। वो आएगा, अभी मुस्तफा आएगा। क्या होगा हमारा? अब अच्छा वक्त आ रहा था और तुम जा रही हो। मुस्तफा, तुम्हें इतनी बार मैंने समझाया कि भाई तुम शर्जीना को मना लो मना लो मना लो, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रही थी मैं, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। वो बेचारी इस वक्त बहुत इमोशनल क्राइसिस से गुजर रही है, उसको मना लो। लेकिन नहीं, दरवाज़ा बंद करके चली गई। तुम वहाँ पे बैठ गए जाके पिक्चर के आगे। अरे भाई, उठते और जाके उसको मना लेते तो थोड़ा वो भी सुकून में आ जाती। मगर तुम्हें तो अपनी अना बहुत अजीज़ हो गई थी। और शर्जीना, तुम्हें इतनी बार समझाया कि बेटा इस वक्त तुम इस कंडीशन से गुजर रही हो, अपने शौहर से बात करो। बात नहीं की, उसको नहीं बताया कि बीपी हाई जा रहा है। भाई जब तुम उसको बताओगी नहीं, उसको कैसे पता लगेगा है कि उस तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वो तो बेचारा तुम्हें फ़ोन करके कह रहा है खाना खा लो, अच्छा खाना खाओ। आया बेचारा, सारा काम करके आके लेटा, और लेट के क्या कह रहा था आज तो सारा दिन मैंने खाना नहीं खाया, कुछ भी मुझे वक्त ही नहीं मिला खाना खाने का। और ऐसे कहते कहते वो सो गया। साथ में वो तुम्हें कह रहा था तुम अच्छा खाना खाओ, तुम अपना ख्याल करो, तुम फ्रूट्स खाओ। मगर तुम्हें तो बस अपनी ईगो और अपनी अना चाहिए थी, बच्चा नहीं चाहिए था। तुम कितनी पागल हो गई। मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। तुम्हें अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी और तुमने उसकी कदर ही नहीं की। भाई ये ड्रामा तो ऐसा था कि मैं शुरू से रोना शुरू हुई और एंड तक रोती ही चली गई, और उसके बाद टीजर देख के और भी रोना आया। तो भाई खबरदार शर्जीना, अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ ना तो मैं तुम्हें ही आके मारूंगी। जीना तो मम्मा तुम्हें ही आके मारेंगी। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप शर्जीना को बुरे कही जा रही हैं और कह रही है कि नहीं मुस्तफ़ा ने तो कुछ नहीं किया, मुस्तफ़ा तो बेचारा इतना थका हुआ था और ये था। मुस्तफ़ा का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो समझो यार। मुस्तफ़ा बेचारा, मुस्तफ़ा का पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझी, लेकिन जब आप एक औरत तो इस तरह के कंडीशन के अंदर होती है ना, तो उसको अटेंशन चाहिए होती है, उसको केयर चाहिए होती है। औरत को वैसे भी नेचुरली ज़्यादा मोहब्बत चाहिए होती है भाई, उसको रीअश्योरेंस चाहिए होती है। इनसिक्योर होती है वो बेचारी। अब मुस्तफ़ा साहब पहले तो इतना अरसा इतना प्यार देते क्या बात रहते। है, इस वक्त तो उसके पास एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि उसके पास बेबी आने वाला है, इसमें इनसिक्योरिटी नहीं है। टिपिकल बुड्ढी आंटियों वाला काम नहीं, किया। इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, मैं शर्जीना से पूछना चाहती हूँ, शर्जीना क्या तुम्हारे साथ पास सिर्फ एक ही रिश्ता था, सिर्फ मुस्तफ़ा का रिश्ता है? भाई तुम्हारे पास कितने रिश्ते और थे? तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारी बहन और तुम्हारी कोई दोस्त। यकीनन मैंने उसको जॉब पे नहीं जाते देखा, मैंने नहीं देखा किसी दोस्त से बात करती हो। अगर आप इस तरह से सिर्फ एक रिश्ते से सारी उम्मीदें लगा लेंगे तो फिर ज़िंदगी में यही सारे मसाइल फेस करने पड़ेंगे जो आपने किए। ये यहाँ एक लाइफ लेसन मिलता है कि एक ही रिश्ते को अपनी ज़िंदगी का सारा मकसद नहीं बना लेना चाहिए। अम्मा अब्बा से भी कट के बैठ गई। भाई उन्होंने तुम्हें पाला है, सब कुछ किया, तुम बैठी हुई हो कि नहीं मैं तो मुस्तफ़ा का इंतज़ार करूँगी। जब रो रही थी, आई नो वो सीन बहुत ऐसा था, रोना आ रहा था, सब कुछ, लेकिन मुझे उस पर ये गुस्सा भी आ रहा था कि अपने अम्मा अब्बा को कॉल क्यों नहीं कर रही। उन्हें कॉल कर ले, मुस्तफ़ा का नंबर बंद जा रहा है, जो भी हो रहा है, किसी अम्मा अब्बा को कॉल कर ले, वो तो सबसे पहले आ जाएंगे ना। कुछ अगर होगा, जो चीज़ होगी, मुस्तफ़ा को बुरा भला कहेंगे, जो भी होगा बाद में देखेंगे। इस सारे सीन में मुस्तफ़ा का कसूर भी नहीं था, क्योंकि वो फौरन दिखाया उन्होंने सामने कि मुस्तफ़ा का मोबाइल डेड हो चुका था। उसने उसे चार्जिंग पे लगाया और बार बार मुस्तफ़ा ये बता रहा है कि भाई मैं अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ, अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। और जब वो मुस्तफ़ा वहाँ पे बाहर बैठा हुआ, जब अजान की आवाज़ आती है और वो बैठा हुआ होता है और वो देख रहा होता है कि बच्चा एक खेल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके दिल में भी उस बच्चे के लिए मोहब्बत है। और सिर्फ शर्जीना ही माँ नहीं बनने वाली, बल्कि वो भी तो बाप बनने वाला है। आप लोग यहाँ पे डायलॉग भूल रहे हैं। वो डायलॉग था कि वही मेरे भी तो दिल का टुकड़ा है ये। मतलब उसके दिल में थोड़ा बहुत वहाँ से शो हुआ, लेकिन फिर उसके बाद जब उसने उससे पहले जो बोला था कि हाँ नहीं चाहिए बच्चा, अब एक बुरी चीज़ बोल के यहाँ पे ये चीज़ शो होती है कि जब आपने एक दफ़ा ज़बान से जो आप बात बोलो ना, वो बहुत ज़्यादा असर करती है लोगों के ऊपर। आपने एक दफ़ा बुरी बात कह दी, उस बाद आप बाद में बैठ के खुद सोच रहे हो कि ये तो मेरे दिल का भी टुकड़ा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। मुझे मुस्तफ़ा पे गुस्सा आया था कि ये जो बातें दिल में सोच रहे हो, ये बेगम को भी बता दो। जो बाद में उसको बोल रहे वो नाराज़ है, मेरे लिए सबसे अजीज़ हस्ती है, फलाना ढमकाना। तो भाई तुम उसको बोलो जाके, दिल में सोच रहे मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरा अच्छा। और जब वो बार बार शर्जीना जो है ना, वो बंद दरवाजे की तरफ मुड़ के देखती है ना, उस वक्त तो मुझे इतना रोना आ रहा था ना कि अल्लाह, बेचारी देख रही है कि अभी मुस्तफ़ा आएगा, अभी मुस्तफ़ा आएगा और आके उसको सपोर्ट करेगा, उसका ख्याल करेगा। मगर क्या हुआ, मुस्तफ़ा आया ही नहीं। और जब भी आया तो इतना लेट आया
कि वो बेचारी जो है वो इस कदर क्राइसिस से गुजर रही थी। भाई हमारे यहाँ ये दो लोग रोना शुरू हो गए, दोनों बैठ के रो रहे हैं, ये क्या चल रहा है, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं भाई। असल रोना ना मुझे इस सीन से ज़्यादा उस पे आया जो टीजर में उन्होंने दिखाया, और मुस्तफ़ा जो कह रहा है कि अब अच्छा वक्त आ रहा था और तुम जा रही हो, उसके बाद जो म्यूज़िक चला है ना, उस लाइन ने मुझे ज़्यादा रुलाया, क्योंकि वो एक हेल्पलेस इंसान जो सारी ज़िंदगी अपने पेरेंट्स से सुनता रहा, लूज़र चीज़ों पे मेहनत कर रहा था, एक बुरे वक्त से उसने निकला, उसने अच्छे वक्त में जाने की कोशिश की, और अब ये जब चीज़ें सेटल हो रही थी तो दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स में शर्जीना, अब अभी तक उन्होंने टीजर में कंफर्म नहीं किया कि शर्जीना बची नहीं बची, क्या हुआ। तो वो वहाँ जो लाइन बोलता है ना, वो उसकी पूरी जितना ड्रामा आया ना 31 एपिसोड्स, उन सब इमोशंस का डिपिक्शन था कि अब अच्छा वक्त आ रहा था तो तुम जा रही हो। लेकिन इस ड्रामे के अंदर ना जो मैरिज के स्टेजेस होते हैं इन्होंने कितने अच्छी तरीके से बताया है, क्योंकि कितने सारे लोग हैं, मतलब जब मैं कमेंट सेक्शन में जा गई तो कितने सारे लोग थे जो इससे रिलेट कर पा रहे थे। मतलब एक कोई बंदी थी, उसने कहा कि मेरे साथ एग्जैक्टली ये वाला सीन हुआ था, और उस टाइम पे मेरा हस्बैंड, मैं नहीं समझ पाती थी कि मेरे हस्बैंड का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लेकिन इस ड्रामे से मेरे हस्बैंड के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या उस टाइम पे जो सारी सिचुएशन थी वो मुझे इतनी अच्छे तरीके से समझ आई। एक बंदी थी, उसने कहा कि मैंने 3 दिन के अंदर ड्रामा बिंज वॉच किया है, और ये ड्रामा मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग किस्म की चीज़ है, क्योंकि मेरे दिमाग में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है किसी चीज़ को लेके, अपने हस्बैंड को लेके, अगर किसी भी सिचुएशन को लेके, तो इस ड्रामे से वो सारी मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो रही हैं। ये वो ड्रामा है कि इसके साथ ना सब लोग अपने आप को एसोसिएट कर सकते हैं। जब इनका रोमांटिक फेज चल रहा था, सब लोग अपने आप को मुस्तफ़ा और हर कोई अपने आप को शर्जीना समझ रहा था, और इस वक्त जब ये क्राइसिस गुजर रहा है ना, तो हर लड़की अपने आप को शर्जीना और हर लड़का अपने आप को मुस्तफ़ा समझ रहा है, और सबको अपने अपने क्राइसिस याद आ रहे हैं। स्पेशली वो औरतें जो इस फेज से गुजरी हैं कि उन्होंने प्रेगनेंसी में अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी लूज़ की है, तो आई एम श्योर कि वो तो इससे बिल्कुल रिलेट कर सकती हैं कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी लूज़ करना जो है ना वो कितना टफ़ होता है। मेरा ख़्याल है कि हर औरत जो माँ बनी होगी ना, वो इस सारी तकलीफ़ को और उस अजियत को जिससे शर्जीना गुजरी है उससे एसोसिएट कर सकती है। जब वो रो रही होती है, जब वो अपने पेट पर हाथ रख के रो रही होती है ना, लेटी हुई होती है, और तकलीफ़ और जो सब चीज़ें उसके चेहरे से नज़र आ रही होती हैं, वो चीज़ जो है ना वो लिटरली माइंड ब्लोइंग थी। और शर्जीना, यू आर द बेस्ट। तुमने और फहद मुस्तफ़ा ने, तुम दोनों ने ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, एक्टिंग का भी ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि शायद उसको मीट करना तुम दोनों के लिए खुद भी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मुस्तफ़ा के एक्टर के अंदर शॉर्ट कमिंग ये है कि क्योंकि पूरी ज़िंदगी किसी ने उसके इमोशंस की, उसकी बात की कदर नहीं की है, अगर वो कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करता था तो उसकी कदर नहीं होती थी, तो इसलिए अब उसने अपना डिफेंस मैकेनिज्म बना दिया कि उसने एक्सप्रेस नहीं करना, और ये डिफेंस मैकेनिज्म उल्टा उसके लिए बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि अब ये डिस्ट्रक्टिव चीज़ हो गई है, उसका रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर रही है चीज़, कि अगर वो कोई अच्छी चीज़, जैसे दिल के टुकड़े वाला जो डायलॉग था, अगर वो जो चीज़ उसने दानिश को कही है कि मेरी बीवी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर यही चीज़ वो शर्जीना को बोल दे तो कितनी सारी चीज़ें, सिर्फ एक इतनी सी बात से उनका रिलेशनशिप बच सकता था। या यही तो बात है कि जब आप कम्युनिकेट नहीं करते, अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते नहीं हैं, जब आप एक दूसरे के से ईगो और अना को लेकर आ जाते हैं ना अपने रिलेशनशिप के बीच में, तो वहाँ पर यही होता है। आप दिल में एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, आप एक दूसरे से मोहब्बत भी कर रहे हैं, मगर आप उस बात को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप शो नहीं कर रहे, तो किसी को इल्हाम नहीं होगा कि आपके दिल में क्या चल रहा है। एंड फॉर ऑल द पीपल आउट देयर, कम्युनिकेशन और कॉम्प्रिहेंशन दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं एक रिलेशनशिप के अंदर। अगला बंदा कोई माइंड रीडिंग एबिलिटीज के साथ पैदा नहीं हुआ होता, आपको उसको बताना पड़ता है, एक्सप्रेस करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे आंटी ने बात की ना कि मुस्तफ़ा और हानिया ने एक्टिंग स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ हम ये भी ऐड करें कि ARY ने भी एडिटिंग स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, क्योंकि इस पूरे ड्रामा में इतनी क्लास की एडिटिंग हुई है, इतनी क्लास के सिनेमैटिक्स हैं। लाइक आप जो हमने एक पहले शुरू के एपिसोड में देखा था, वो रक्शे से ट्रांजिशन बन रही है, और यहाँ जो मुस्तफ़ा और शर्जीना की उन्होंने फेसेस को क्लोजअप शॉट लिया है, तो इधर आ रही है शर्जीना, और वो इतनी अच्छी एडिटिंग हुई है, दोनों के इमोशंस, दोनों के जो फेस एक्सप्रेशन हैं, बिल्कुल लाइक वो पूरा सीन आपको सिर्फ उस एक पिक्चर से समझ आ जाएगा कि उस सीन में बात क्या हो रही है। तो यहाँ पे जो ARY ने स्टैंडर्ड सेट कर दिए ना, ये कोई और चैनल मुझे लग नहीं रहा। और यहाँ मैं एक और बात करना चाहूँगी, एक कुशन है वहाँ पर जिसके ऊपर हार्ट बना हुआ है, तो जब वो जो है मुस्तफ़ा उसको कहता है ना कि हाँ नहीं चाहिए बच्चा, और वो चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है, तो वो दिखाते हैं वही कुशन कि जिसके ऊपर हार्ट बना हुआ है। और जब ये एंड में जब ये इसके साथ ये प्रॉब्लम होती है और ये फेस कर रही होती है, और जो
जैसा वो तकलीफ़ से गुजर रही होती है, उसकी आवाज़ें गूंज रही होती हैं उस पूरे घर में, तो उसमें फिर दोबारा वो उसी हार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो इसको उन्होंने एज अ लाइक एक सिमिली के तौर पे यूज़ किया है। जो डिटेल्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है। जैसे शर्जीना के हाथ में जो बुक थी जब वो बेड के ऊपर बैठी हुई थी, द टीयर्स ऑफ समथिंग करके जो उसका नाम था, द स्वीटनेस ऑफ टीयर्स करके जो उसका नाम था, मतलब वो अंदाज़ा हो रहा है कि यार एक बंदे का माइंडसेट जो होता है फिर वो उसी तरह की बुक्स पढ़ता है। वो एक इतनी छोटी सी डिटेल है लेकिन वो बुक इतना ज़्यादा फोकस हो रही है उस पूरे सीन के अंदर। चीज़ में ये था कि लाइक वो सो के उठी है, रात का टाइम है, और वो उठ के वो बुक ही उठाई है उसने, और मतलब जिस भी मकसद के लिए उठाई उसने उठाई और वो पढ़ने लग गई ये चीज़। और अब जो हार्ट की हम बात करें, उसके पीछे आपको एक क्वेश्चन में होम भी लिखा हुआ है, तो वो पीछे जो एच इतना विजिबल नहीं है, लेकिन जो OME विजिबल है ना, उससे ये भी आ रही है कि उनका जो घर है वो चीज़ है, उनका जो रिलेशनशिप है ये चीज़। और सेकेंडली जो शर्जीना वाला सीन है उसमें जब उसकी वॉइस इको कर रही है पूरे घर में, उससे मुझे लगता है कि सीन पे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आया है। बिल्कुल, वो एक बहुत पावरफुल किस्म का ये जो इन्होंने किया है ना, क्योंकि इस तरह की चीज़ हम यूजुअली ड्रामास के अंदर नहीं देखते, लेकिन वो जो उन्होंने इस एको करने की आवाज़ से कि घर पूरा खाली है, आवाज़ एको करी, उन्होंने ये डिपिक्ट करने की कोशिश की है कि कितना अकेली हुई हुई है वो इस टाइम पे, और कितना वो अपने आप को अकेला फील कर रही होगी। उसको लग रहा होगा कि कोई इसके इर्द गिर्द नहीं है, और मतलब कहीं भी वो अगर है तो वहाँ पे वो फंसी हुई है और वहाँ से निकल नहीं सकती। ये जो इन्होंने इस तरह चीज़ें डिपिक्ट किया ना इस ड्रामे के अंदर, इससे लोग और ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं इस ड्रामे से। और मुझे ना मुझे एक और चीज़ जो बहुत अच्छी लगी मुस्तफ़ा की, कि मुस्तफ़ा को जैसे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए दिखाया, ये नहीं कि वो ओवरनाइट एक जो है वो रिच नहीं हुआ, उन्होंने दिखाया कि उसमें भी उस फेज़ में भी वो डिफरेंट किस्म की क्राइसिस से गुजर रहा है, और उन क्राइसिस ना सिर्फ घर पे गुजर रहा है बल्कि ऑफिस में भी गुजर रहा है। तो वो सारे स्टेजेस, और फिर जब वो उसको वो कहता है कि तुम तो हर बात, और भाई खुश हो जाओ हीरो, तुम तो हमेशा नाराज़ हीरो, तुम तो हमेशा नाराज़ ही रहते हो, तो उससे भी जाहिर हुआ कि उसके सारे इमोशंस जो है ना वो इस वक्त हर किसी के अगेंस्ट चल रहे हैं। इस वक्त वो हर तरफ नेगेटिविटी देख रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, सॉरी, फिर तुम बात करना, फिर मैं नहीं बोलूँगी। मैं इस वक्त रुबाब की बात करना चाहती हूँ। रुबाब का कैरेक्टर इस कदर ज़बरदस्त और मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड जा रही है वो बंदी इस वक्त, कि उसने इतना डिसेंटली इस सारे क्राइसिस को हैंडल किया है। जो उसको पता है कि उसका शौहर पैसे के लिए तो चीटिंग कर ही रहा है, लेकिन जैसे वो गाड़ी में बैठती है और उससे पहले वो जैसे अपनी सास को ऐसा स्वीटली इंसल्ट करती है ना, इनको बोलो कि मेरी इज़्ज़त का ख्याल करें, क्योंकि ये मेरी सासू माँ है, ये मेरी सास है, तो इसलिए मेरी इज़्ज़त का ख्याल करें। इतना स्वीटली इंसल्ट करती है कि बंदा सोचता ही रह जाए कि इसने मेरी बेइज्जती की है या इसने मेरी तारीफ़ की है। अच्छा, दूसरा ये, अब तो उसको बोलने दे, दूसरा ये करके अपनी सारी बातें बोल देती है ये। जो मुझे एक पॉइंट बोलना था कि वो जो है ना, जब वो बैठती है ना गाड़ी में और उसको वो इयररिंग मिलता है उसका। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि फ़ौरन उस इयररिंग की भी पूरी डिटेल पीछे बता दी कि क्यों उसको फ़ौरन की पता लगा कि ये नताशा का इयररिंग है। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है कि नताशा ने जब इयररिंग नताशा से गिरा होगा, कान से गिरा होगा ना, तो स्टॉपर क्यों लगा हुआ था? ये चीज मैंने भी notice की। तो स्टॉपर क्यों लगा हुआ था, ये मुझे बता दे। जान के गिरा के गई है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि उसको पता है कि फिर उसके नहीं, वो लास्ट सीन में उससे ये भी पता लग गया ना, जब वो कहती है ना कि जब सबको आने दो फिर बताती हूँ, वो ये सोच रही है कि यार भाई, इफ गर्ल बॉस हैड अ फेस इट वुड बी रुबाब। एग्जैक्टली मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि वो जिस तरह प्रिटेंड करी है ना, प्रिटेंड करना बहुत मुश्किल होता है। जब वो फर्स्ट सीन में अदील से बात करी है और उसको पता है अदील के सब कुछ क्या है, जो उससे इतना नॉर्मली बात करी है कि कोई बात नहीं, और वो सारी चीज़ें, और उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ज़रा नहीं पता चल रहा कि उसे कुछ पता है। एंड द काइंड ऑफ साइकोटिक शी इज, ये बहुत कमेंडेबल चीज़ है जो वो कर रही है। सेकेंडली फिर उसके बाद जब वो उसके इस सीन में और जिस सीन में वो अदील के पास जाती है कि मैं तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ, और वो जब तक उसके सामने रहती है इतने उसके एक्सप्रेशन बहुत नॉर्मल, वो मुड़ती है, ड्रास्टिक चेंज आया फौरन से। तो ये जो एक्टर है नईमा भट्ट, उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की है ना इस ड्रामा में। स्पेसिफिकली रुबाब का कैरेक्टर मुझे मुस्तफ़ा शर्जीना से भी बेटर कैरेक्टर है रुबाब का लग रहा है। और इवन तो ये एक नेगेटिव कैरेक्टर है, उसके बावजूद से जितना लोग इसको सराह रहे हैं ना कि यार ऐसी बंदी होनी चाहिए, मतलब हमने देखा है कि किस तरह पूरे सारे ड्रामे के अंदर किस तरह वो इतनी ज़्यादा हाइपर है, उसको फ़ौरन कोई ना कोई एक्शन लेना होता है, किस तरह वो अभी इतना सोच समझ के कि अब इसको ख़त्म करती हूँ तो एक ही दफ़ा इसको ख़त्म करके। लेकिन उसने अब उसके अब्बा से वो पूरी प्रॉपर गाइडेंस लेकर आई है ना। अब्बा ने जैसे तुमने लास्ट टाइम कहा था कि पूरा कहा कि पका के खाएंगे, कच्ची नहीं खाना,
ना। तो बात जो उसने रुबाब ने कही कि मैं पैसे की गलती तो माफ़ कर दी थी, पैसा चुराना तो माफ़ कर दी थी, लेकिन ये वाली गलती मैं माफ़ नहीं कर सकती। तो वो एक चीज़, लेकिन मुझे एक चीज बिल्कुल समझ नहीं आई, अदील जो नॉर्मली भी घर में इतना ओवर ड्रेस्ड होता है, इतना ज्यादा, मतलब ऑफिस जा रहा है तो भाई क्या, अपनी बर्थडे पार्टी जिसमें उसने पूरे शहर को बुलाया हुआ है, वहां बैठ सिर्फ एक सिंपल टी शर्ट, अदील ने अपने कैरेक्टर से ही आउट हो गया। ये क्या किया है? लेकिन जो जिस सीन में वो दोनों बाहर जा रहे होते हैं ना, उस सीन में रुबाब और अदील दोनों एक दूसरे के साथ जो वो मिरर में दिखाते हैं ना, दे लुक सो क्यूट टुगेदर कि मुझे लगा ही नहीं कि यार वो विलन्स हैं। मुझे तो वो इतने प्यारे लग रहे थे कि मैं उनकी आरती उतारती। बस ये टिपिकल अम्मा वाला जुमला आ गया यहाँ पे। अच्छा एक बात और कहनी है, एक बात करके आ जाती है। पॉडकास्ट लंबा कर देते। पार्टी जो थी वो पार्टी तो वो ऑलरेडी उसको बता चुकी थी अदील को कि मैं तो पार्टी कर रही हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो जब वो उसके अम्मा अब्बा के पास जाती है तो ये क्यों कहती है कि मैंने अदील के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी है? भाई अमीरों के चोचले हैं, बर्थडे पार्टीज को सरप्राइज बर्थडे पार्टी करके कर देते हैं यार। उस वक्त होता है ना जब जिसकी बर्थडे है उसको पता ही ना हो। अरे छोड़े, इतनी गलती हम छोड़ देते हैं। हमने एक सीन पर बात नहीं की जो अम्मा के साथ हो रहा है, अदील लोगों की अम्मा के साथ बहुत अच्छा हो रहा है। एक दो जगह पे मुझे अफसोस हुआ, लेकिन फिर मुझे पिछली चीजें याद आ गई। उन्होंने बीच में गुस्साया, सिद्रा ने जो फोन करके लेकिन पूछा, वो आप उसके सीन की डिपिक्शन देखो, वो जावेद शेख बैठे में और अम्मा यहाँ पे, दोनों के फेस ऑपोजिट डायरेक्शन में, और अब्बा जिस तरह बात करते जा रहे हैं उस तरह बुशरा अंसारी के जिस तरीके से चेंज हो रहा है ना, वो सीन बहुत पावरफुल था। उनको सारी चीजें याद आ रही हैं। और जब वो अदील के साथ भी इनकाउंटर होता है तो वो ये बोलती है ना कि तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने इस उम्र में आके माँ बाप को बेघर कर दिया। और लेकिन वो फिर भी उतना ही बेगैरत है कि उसने एक लफ्ज तमीज का नहीं बोला। उसने अपनी माँ को भी यही कहा कि आ जाएंगे मेरे पास 20 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो मैं आपको एक नया घर दिला दूंगा। हम क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं अब, शर्जीना मरेगी नहीं मरेगी? नहीं, आप प्लीज शर्जीना को नहीं मारना। और प्लीज 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 मैं नहीं चाहती कि मुस्तफ़ा दोबारा लूजर बने। आपने सारे ड्रामे में आपने उसको लूजर बना के रखा, मगर अब मैं चाहती हूँ कि मुस्तफ़ा विनर बने, वो अपने रिलेशनशिप में भी विनर बने और अपनी जो भी है, जो उसकी ड्रामा वो क्या है गेम, उसमें भी वो विनर बने और वो बन ही रहा है। खैर, और अगर आप लोग चाहते हैं ना कि इंडियंस हमारे ड्रामाज और देखते रहें तो प्लीज़ मारिएगा मत शर्जीना को। इंडियंस कमेंट करें, अगर इसको मारा या हैप्पी एंडिंग ना हुई, हम पाकिस्तानी ड्रामाज देखना छोड़ देंगे। ओह नो, इंडियंस पाकिस्तानी ड्रामा देखना बंद कर देंगे? क्या होगा हमारा? मिलियन व्यूज कहाँ से आएंगे? हाँ, बट आई जस्ट लव दिस ड्रामा, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी पिक्चराइजेशन, सब कुछ बहुत अच्छा है। आई जस्ट लव यू ऑल, सबको।